न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाह सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ लगातार नंबर 1। प्यार भरोसे के लिए दर्शकों का शुक्रिया। स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए सीधे आपको भोपाल के लाल परेड ग्राउंड लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और यहां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ उनके हाथों हो रहा है। तो सीधी तस्वीरें भोपाल से लाइव आपको दिखा रहे हैं लाल परेड ग्राउंड से। बड़ी खबर की बात करेंगे मंडला से। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इन सभी को भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। पिकअप वाहन पलट गया जिसकी वजह से हादसा हुआ है। 25 लोग सवार थे बताया जा रहा है और सुभरिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। अस्थियां विसर्जन करने के लिए ये मंडला सभी लोग जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप वाहन पलट गया, 7 लोग जख्मी हुए, 2 लोगों की मौत हो गई है और बाकी जो घायल हैं उन सभी को 7 को मिलाकर सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कृष्णा साहू संवाददाता मंडला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, कैसे हादसा हुआ ये? कृष्णा, आपको आवाज मिल पा रही है? कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं? तो अस्थियां विसर्जन करने के लिए मंडला सभी लोग जा रहे थे, लेकिन पिकअप वाहन पलट गया। अब कैसे पलटा, अभी इसकी जांच होगी। अभी ये बात सामने नहीं आई है कि क्या आखिर कारण था, तेज गति थी या ड्राइवर का आंख लग जाना था या और कोई कारण था, देखना होगा। मुरैना में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। छात्रा को डराने के लिए बदमाश ने फायरिंग की है। 2 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए। घर पर फायरिंग की घटना हुई है और ये पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। फायरिंग की आवाज के बाद लोग जुट गए थे। कट्टा दिखाकर गोली मारने की धमकी भी यहां दी गई। स्टेशन रोड के अवंतीबाई कॉलोनी की घटना है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है। अवैध हथियार और कारतूस भी जब्त कर लिए गए। आर्म्स एक्ट के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया। दुष्यंत सिकरवार मुरैना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, ये कितना बेखौफ हो चले हैं गुंडे बदमाश कि घर पर सीधे पहुंचकर फायरिंग कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं और धमका रहे हैं। लोग इकट्ठे होते हैं तो देखिए, ये यहाँ पर भी एक बार और फिर फायर किया है। सीसीटीवी से ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। बिल्कुल पुलिस की जिस तरह से पुलिस का डर और भय बदमाशों पर व्याप्त होना चाहिए, वैसा देखने को नहीं मिलता। बदमाश बेखौफ है और यही कारण है कि छात्रा को पर दबंगई दिखाने के लिए, डराने के लिए उसके घर पर जाकर दोनों बदमाशों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है देर रात। और ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आती है, दोनों बदमाशों की पहचान होती है। हालांकि पुलिस ने उनको आज गिरफ्तार कर दिया और उन पर हवाई फायरिंग दहशत और आत्महत्या का मामला भी दर्ज किया गया। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की गई है और जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि खौफ पुलिस का दिखे और लोगों में जो बदमाश है इस तरह की हरकत करने में, इस तरह की घटना को अंजाम देने से बचे, उस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि बदमाश जो है लगातार चाहे पुलिस के छूटने के बाद वही घटना को फिर अंजाम देते हैं। और बिल्कुल, बड़ी घटना को इसलिए अंजाम दे देते हैं क्योंकि यहाँ खौफ ही नजर नहीं आ रहा है और खुलेआम फायर करते हुए ये नजर आ रहे हैं। देखिए, 1 नहीं 2-3 इन्होंने फायर किए हैं। लोग जब जुटे तो लोगों ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो उधर भी फायर इन्होंने किया है। हालांकि अब इनको पकड़ लिया है। सबक सिखाना जरूरी है, ऐसे बदमाशों की पहचान करना बहुत जरूरी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दुष्यंत। इधर बुरहानपुर जनपद पंचायत के चिंचाला गांव में एक बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं और वजह है कई महीनों से उनको पेंशन नहीं मिली। उनके बेटे का आरोप है कि सर्वे में पिता को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पिता को पेंशन मिलना बंद हो गई। मामले में
एडीएम ने जनपद पंचायत के सीईओ को समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही है। पंचायत ने मृत घोषित कर दिया है। तत्संबंध में सीईओ जनपद से जांच के लिए बताया गया और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को भी बताया गया है कि उनकी अगर सत्यता है ये कि वो जिंदा है तो उनको उनका पेंशन वगैरह फिर से चालू कर दिया जाए। सर, इसमें किसी की नेग्लिजेंसी और जवाबदेही तय की जाएगी, किसने ऐसा? यदि कोई शासकीय अधिकारी की इसकी नेग्लिजेंसी होगी तो पिताजी की पेंशन बंद हो चुकी है, जनवरी माह से बंद हो चुकी है, तो अभी तक की नहीं मिली। क्या कारण? अब कारण ऐसा है कि सर्वे करने आए थे तो इन्हें मृत घोषित कराया गया, जैसा भाई थे नहीं, निवास पे है नहीं भाई, तो ये गड़बड़ी हमको मालूम पड़ी जनपद से, तो इसीलिए हमने फिर जनपद से मालूम पड़ा कि ये इनका सर्वे में नाम नहीं है भाई, और उसके बाद में वोटिंग भी डालवाई सर इनकी। जो सर्वे हुआ पेंशन का, हाँ, उसमें मृत घोषित किया गया है। तो क्या किसी की लापरवाही लगती क्या? अब ये नहीं पता सर, अब हम तो क्या है कि दुकानदार आदमी है। अब ये आज आपने शिकायत की? हाँ, हमने रास्ता देखा सर अभी तक के, फिर आप आज लोकसभा केंद्र में आए, मतलब मैडम से मिलके इनको न्याय दिया जाए। शारिक अख्तर हमारे संवाददाता बुरहानपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शारिक, एक बहुत हैरानी होती है कि एक बेटे पर क्या गुजरती होगी जब वो अपने पिता को साथ में लेकर ये गुहार लगाने पहुंचा है कि मेरा पिता जिंदा है, मेरे पिता को मृत घोषित कर दिया आप लोगों ने। और हैरानी की बात यह है कि मृत कैसे घोषित कर दिया गया? कुछ कागजात होते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, उसके बगैर किसी को मृत कैसे घोषित किया जा सकता है? सरकारी दस्तावेज में बड़ा खेल चल रहा लगता है। देखिए, जिस तरीके से सरकारें जन कल्याण योजनाएं जो गरीबों के लिए चला रही है उसकी काफी बखान कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस पर देखा जाए जो सिस्टम है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उसका मखौल उड़ा रहे हैं। हम आपको बता दें, ये 85 वर्षीय रिटायर मजदूर है ताप्ती मिल के, और इन्हें 10 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। ये लगातार कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं, कारण पूछ रहे हैं लेकिन नहीं बताएं। इन्होंने अभी बीच में पंचायत चुनाव और उसके वोटिंग भी की है, लेकिन जब उन्होंने पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर से ये जानकारी ली तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने उसमें बताया कि इसमें आपकी जो नाम के आगे मृत इंद्राज है। तो ये सुन के इनके बेटे और ये बुजुर्ग की पैरों तले जमीन खिसक गई, और आज कलेक्टर की जनसुनवाई में वो अपने आप को अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ जिंदा साबित करने पहुंचे। जब मीडिया ने इस मामले में दखल दिया, जिला प्रशासन ने एडीएम शैलेंद्र सिंह कॉलेज से गंभीरता से लिया और इसे जनपद सीईओ को तत्काल इस पर जांच करने के निर्देश दिया, और एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा इसमें जो भी अफसर और कर्मचारी की लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि बुरहानपुर, लेकिन ये दस्तावेज तो तुरंत पता किए जा सकते हैं कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र लिया कि नहीं लिया। भाई, आपने मृत घोषित किया किस आधार पर किया, ये तो पता चल ही जाएगा बहुत आसानी से। ये देखिए, ये जिला प्रशासन और अधिकारियों की एक बहुत लापरवाही है कि किसी भी मसले को जांच में टाल दिया जाता है, जबकि ये एक तत्काल करने वाली कार्रवाई है। अगर अधिकारियों की इच्छा शक्ति होती तो इसे तत्काल जांच करके यही जन सुनवाई में दूध का दूध पानी कर दिया जाता, लेकिन हर शिकायत जो जन सुनवाई होती है वो केवल औपचारिक बन गई है। और जांच करवा लेंगे ये कहकर मामले को फिर से टाल दिया जाता। बहुत शुक्रिया शारिक, जमीनी स्थिति बताने के लिए मध्य प्रदेश की। बढ़ते आगे, देवास जिला कलेक्टर कार्यालय में चल रही जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिसर में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। शोरगुल सुनकर अंदर बैठे अधिकारी लोग बाहर आ गए। शख्स के मुंह में उंगली डालकर जहरीला पदार्थ बाहर निकलवाया गया। उसे तुरंत तहसीलदार के वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। स्थिति भी खतरे से बाहर है। क्यों ऐसा किया अभी ये बात सामने नहीं आता। यहाँ केस चल रहा है और उस केस में मुझे कल जो प्रतिलिपि मिली उसमें ये बताया गया कि जो विभाग है जहाँ मेरी जवाबदारी उन लोगों पे, उन्होंने भी मेरा कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझ पे दबाव बनाया कि 20 से 25 हज़ार रुपये लेके केस खत्म करो, और वो कंपनी की तरफ बोल रहे। इंदौर में एक और लव जिहाद के सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया। ये घटना ओरछा रोड इलाके की है। ये आपको छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला आया है। और युवती ने बताया कि उसके परिचित जो महिला है उसे उसने फोन करके बुलाया और 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की तस्दीक करने के बाद ओरछा रोड थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए।
नरेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे है, जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी पूरी घटना पर? बता देना चाहते हैं, छतरपुर जिले का जो ओरछा रोड थाना है, उस ओरछा रोड थाना इलाके में एक युवती द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी कि उसके साथ एक महिला ने पहले उसको बुलाया और फिर उसके बाद वो महिला के साथ जो 4 जो और पुरुष मौजूद थे उनके द्वारा गैंग रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद महिला को डरा धमका के, युवती को वहां से डरा धमका के भगा दिया गया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने, ओरछा रोड थाना पुलिस ने गंभीरता लेते हुए तत्काल मुकदमा गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों, महिला सहित 5 लोगों को नामजद FIR की गई थी और सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये महिला कौन है जिसके बुलाने पर ये युवती पहुंच गई? क्या कोई परिचित है ये? देखिए, जो पीड़ित युवती है उसका कहना है कि इनसे जो महिला है, जो आरोपी है इस पूरे गैंगरेप के कांड में, तो उसका कहना है युवती का कि इससे 1-2 बार मुलाकात हुई और फिर उसके बाद फोन एक दूसरे को दिए, फोन शेयर किए गए थे और फोन करके जब उस महिला ने, जो आरोपी महिला है, उस युवती को बुलाया तो वो उसकी बातों में आ गई और उसके घर पहुंची। फिर उसके बाद वहां पर जो मौजूद युवक थे उनके द्वारा गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के बाद उसको वहां से डरा धमका के बता दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूली बच्चों को ले जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पिकअप गाड़ी और बस के बीच टक्कर हुई है और 2 बच्चों की इसमें मौत भी हो गई। 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। करीब दर्जन भर बच्चों को चोटें आई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन बच्चों को भर्ती करा दिया गया और कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है। पनवार थाना क्षेत्र की ये घटना है। अरे हम इतनी तेज भगावट आवत है, इतना कोहरा है कि दिखाते नहीं आगे। अरे मंदसौर में पुलिस ने अवैध शराब से भरा हुआ कंटेनर जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ है। अवैध शराब राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात ले जाई जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर यह कार्रवाई पुलिस ने की और कंटेनर को रोका गया तो कागजात मांगने पर मोटर पार्ट्स की बिल्टी दिखा दी गई। लेकिन सामान जब चेक किया गया तो उसमें मोटर पार्ट्स की जगह शराब की पेटियां मिली। हरियाणा और पंजाब का मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात में शराब परिवहन का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2012-13 में कंटेनर से अवैध शराब जब्त की गई थी। उसमें भी बिल्टी दूसरी सामग्री की बनी हुई थी और अंदर शराब पाई गई। थाने के सामने जब नाकाबंदी चेकिंग लगाई गई तो चेकिंग के दौरान एक कंटेनर को इंटरसेप्ट किया गया, राजस्थान पासिंग कंटेनर को, जिसमें जब जो उसके ड्राइवर क्लीनर थे उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा गुमराह किया गया। शक होने पर जब उस कंटेनर की पूरी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 962 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है, जिनका टोटल मात्रा करीब 8623 लीटर है और मार्केट वैल्यू करीब 1। दुर्ग से बड़ी खबर बता रहे हैं, यहां पर हेलमेट लगाकर सभा में अजय चंद्राकर शामिल हुए। पत्थरबाजी का प्रतीकात्मक विरोध करते नजर आए पूर्व मंत्री। कल की घटना जो सामने आई थी, इसके बाद विरोध में उन्होंने हेलमेट लगा लिया। बीजेपी की सभा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में पथराव की घटना सामने आई थी, तो आज हेलमेट लगाकर वो प्रतीकात्मक रूप से इसका विरोध करते हुए नजर आया, ताकि लोगों के मन में सवाल उठे कि हेलमेट क्यों लगाया। तो फिर उन्होंने सफाई भी जाहिर सी बात है कि दी हुई होगी, क्योंकि पथराव हो रहा है तो हेलमेट लगाकर आना ही बेहतर है, सब शायद बता रहे हैं। आज मैंने हेलमेट पहन के कल की पत्थरबाजी का एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया और सीएम को बताया और एचएम को, गृह मंत्री जी को, कि जितनी पुलिस बनी है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिला में कम से कम जनता के लिए पुलिस बनाए। अभी वर्तमान पुलिस है वो वीआईपी ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं है उसको। किसी का कुत्ता देख रहे हैं तो किसी की बाल बच्चे औरत तक की रखवाली कर रहे हो या खाली घर की रखवाली कर रहे हैं। यही काम दुर्ग पुलिस का बाकी है। इसलिए जनता के लिए एक अलग पुलिस बल की स्थापना होनी चाहिए। जब मेरे जैसे आदमी के ऊपर, एक निर्वाचित विधायक पूर्व मंत्री के ऊपर पत्थर चल सकता है तो आम जनता की स्थिति, अपराधियों का मनोबल यहाँ कैसे होगा, उसकी कल्पना आप सब। मिथिलेश ठाकुर इसी खबर पर दुर्ग से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं।
इस मामले को लेकर मिथिलेश, हेलमेट पहनकर प्रतीकात्मक विरोध, क्योंकि कल घटना हुई थी और उसकी जाहिर सी बात है कि अगर पॉलिटिकल कोई मीटिंग चल रही है या सभा चल रही है और उसमें पत्थर फेंक दिया जाएगा तो कितने गंभीर हालात बन सकते हैं, ये हम सबको पता है। और इसी का विरोध आज वो दर्ज करा रहे थे पूर्व मंत्री। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा स्तरीय जो है वो सभा आयोजित की जा रही है, उसी के तहत में आज दुर्ग शहर के विधानसभा में यहाँ पर सभा आयोजित की गई थी। उसी दौरान पर पूर्व मंत्री जो है अजय चंद्राकर वो अनोखे अंदाज में नजर आए। वे क्रिकेटरों की तरह हेलमेट पहनकर बैठे हुए थे। वे इस बात का संदेश दे रहे थे कि जो कल घटना हुई थी वो उसका विरोध कर रहे हैं। अजय चंद्राकर का ये कहना है कि ये आज दुर्ग जिले की जो पुलिस है वो पूरे वीवीआईपी की ड्यूटी में लगी हुई है, आम लोगों का हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यही वजह है कि एक निर्वाचित विधायक के ऊपर में पत्थरबाजी हो जाती है। इसलिए अब जो पुलिस का जो गठन किया जाए वो आम जनता के लिए अलग गठित किया जाए। तो इस तरह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने इस माध्यम से कई संदेश देने का प्रयास भी किया। सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर वे नजर आ रहे थे, पहले भी, आज भी वे नजर आए हैं और आम जनता को लेकर वे सीधे तौर पर इस सभा में उतरे थे। तो उन्होंने ये एक तरह से संदेश देने का प्रयास किया है और ताकि इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो। और जो बीजेपी की बात किया जाए तो इसे एक मुद्दा बनाकर वे चल रही है। और आने वाले समय में धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धनंजय जी, दुर्ग में क्या हुआ आपको पता ही होगा कि वहां पत्थर चल गया और फिर पूर्व मंत्री हेलमेट लगाकर सभा कर रहे हैं। क्या प्रदेश में अब पूरी बीजेपी हर जगह सभा करेगी तो क्या उसको हेलमेट लगाना पड़ेगा? उन्होंने कहा है कि सुरक्षित नहीं है, हमारे ऊपर पत्थर चल रहे हैं। भाई, पूर्व मंत्री और विधायक पे भी पत्थर चल रहा है तो आम लोगों की सुरक्षा की तो बात ही क्या की जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना वो इवेंट मैनेजर है। किस प्रकार से कार्यक्रम को इवेंट बनाना है, उसको हाईलाइट करना उनको बेहतर तरीके से आता है। और भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुटबाजी चरम सीमा पर है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर भिलाई के आप कार्यक्रम को उठा के देखते हैं जो पूर्व में हुए हैं तो वहां तो भाजपा के नेता एक दूसरे के ऊपर बंदूक तानते हैं, कुर्सी फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, पत्थरबाज वहीं पाए जाते हैं, गालीबाज वहीं पाए जाते हैं, कुर्सीबाज वहीं पाए जाते हैं, बंदूक वहीं उनके नेता एक दूसरे पर तानते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। किसी एक गुट ने दूसरे गुट पर नाराज होकर पत्थरबाजी की होगी तो भारतीय जनता पार्टी को तो अपने संगठन के भीतर इस चीज में समझ। लेकिन सरकार तो आपकी है, जांच तो करवा ही सकते हैं। बिल्कुल जांच होगी, और जांच होगी तो भाजपा के कार्यकर्ताओं नेता जब पकड़े जाएंगे ना तो ये भाजपा के जो प्रमुख प्रवक्ता है, जो विधायक है अजय चंद्राकर जी, कहेंगे कि बदलापुर की कार्रवाई है, क्योंकि अपराधियों को बचाना इनका तो समझिए संगठन में गुण है। ठीक। और मैं तो कह रहा हूँ ना, ये जो कार्यक्रम जो हुआ है पूरी तरीका से जो पत्थर जो चलाने वाले लोग हैं ये कहीं न कहीं आरएसएस के शाखा में इनको ट्रेनिंग लिया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जांच होगी तो ही लोग पकड़े जाएंगे और यही अजय चंद्राकर फिर उसको बचाने के लिए घड़ियाली आएंगे। हेलो, अमित चिमनानी साहब भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। चिमनानी साहब, ये क्या हो रहा है, क्यों ये पत्थर फेंके जा रहे हैं सभा में? देखिए, अभी धनंजय जी कह रहे हैं कि आप ही के लोग हैं, आपसी में गुटबाजी है इसलिए पत्थर फेंक दी गए, और फिर अगर हम कार्रवाई भी करेंगे, किसी को पकड़ भी लेंगे तो आप कहेंगे कि बदले की कार्रवाई है। देखिए, आपने एक नाम गलत ले लिया, मैं उस पर आपत्ति करता हूँ। आपने धनंजय जी कहा, आप कहिए श्री श्री ज्योतिषाचार्य धनंजय जी, जो भविष्य देख लेते हैं, आंख बंद करते हैं और क्या क्या घटना हुई उनको पता चल गया किसने की थी, आगे कौन क्या करेगा, तो उनका नाम के आगे आप ज्योतिषाचार्य लगाओ। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के बयान ये बताते हैं कि वो हताशा में हैं, निराशा में हैं, अपराधियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिन्होंने पत्थर मारा होगा वो ये सुन करके खुश हो जाएगा कि मैंने पत्थर मारा, कांग्रेस मुझे बचाएगी, या हो सकता है वो कांग्रेस का ही नेता है और धनंजय जी को और कांग्रेस पार्टी को पता है, इसलिए अपने आदमी को बचाने के लिए ये ज्योतिष यहाँ पर कर रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। क्या ऐसे ही हेलमेट पहन के सभाएं करेंगी बीजेपी पूरे प्रदेश में? अगर मान लो पत्थर मार रहे हैं कांग्रेसी या कांग्रेस के संरक्षण में गुंडे मार रहे हैं तो अपना बचाव करने के लिए
हेलमेट पहनना पड़ेगी, क्या भी करना पड़े, वो तो करना होगा ना कि या हम पत्थर खाते रहें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रतीकात्मक विरोध किया गया, अब देखना होगा कि आगे इस पर किस प्रकार से राजनीति का रंग चढ़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज 18 की टीम एक ऐसे गांव की कहानी बताएगी जो तो जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह दूरी चांद से भी अधिक हो गई है। इस गांव में लोग भयंकर बीमारी से त्रस्त हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को करीब 6 करोड़ की राशि का ट्रांसफर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन पैसे का किया ट्रांसफर। बिलासपुर में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सभी पिछड़े वर्ग को देना चाहती है रिजर्वेशन। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक, हाथ जोड़ो अभियान और राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल। आरक्षण को लेकर नारायण चंदेल का बड़ा बयान, बिना तैयारी के पेश किया गया बिल, चुनाव आयोग से भी कोई परामर्श नहीं। आरक्षण संशोधन विधेयक पर तकरार जारी, पीसीसी चीफ ने राज्यपाल पर बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर चलने का लगाया आरोप। मनेंद्रगढ़ में बीजेपी ने शुरू की मिशन 2023 की तैयारी, आज से लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे कार्यकर्ता। भरतपुर सोनहत में कार्यकर्ताओं से मंथन। मंत्री कवासी लखमा ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी की मकर जाल में फंस गई है राज्यपाल, आरक्षण मामले में राजनीति करवा रही बीजेपी। बीजापुर में पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा